चलिए। नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन ग्राम में। मैं हूं आपका आशु सर और आज आप सभी के सामने मैथ का पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या से टोटल 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आप सभी का बिहार बोर्ड का आगामी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप इतना ये 70 क्वेश्चन जो इसमें बताने वाले हैं, अगर आप ये 70 क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक कर लेते हैं और बना लेते हैं और समझ लेते हैं, तो इससे बाहर आप सभी का कुछ भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से इस 70 प्रश्न को देखिए और इसको करने का प्रयास कीजिए। चलिए, पहला जो प्रश्न है मेरे सामने, वो मेरे सामने क्या है, बस थोड़ा सा। चलिए, पहला जो प्रश्न मेरे सामने है वह है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कि पूर्ण संख्या, सबसे पहले आप सभी लोग प्राकृत संख्या को समझिए। देखिए, हम यहाँ पे एक चीज सबसे पहले लिख देते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, ये भी मेरा अनंत तक जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए, इसी के मदद से हम आपको सब कुछ समझाते हैं। पहले देखिए, आप सभी को पता होगा कि गिनती की संख्या को, यानी कि जो एक से मेरा संख्या स्टार्ट होता है और जो कभी खत्म नहीं होता है, वैसे संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और अगर गिनती की संख्या के पहले हम जीरो शामिल कर दे, मतलब अगर इसके पहले अगर हम जीरो को शामिल कर दे, तब ये मेरा संख्या बन जाएगा पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। और कोई संख्या माइनस और प्लस में दोनों में पूर्ण संख्या हो, मतलब पूरी संख्या हो, चाहे उसमें माइनस लगा हो या प्लस लगा हुआ हो, ठीक है, तो वैसे संख्या को हम बोलते हैं पूर्णांक। वैसे संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो यहां तक आपसे को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक समझ में आ गया है। मेरे से क्या पूछा है? मेरे से पूर्णांक वगैरह प्रकृति वगैरह नहीं पूछा है। मेरे से क्या पूछा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरा कौन सा होगा। पूर्ण संख्या मतलब जीरो से स्टार्ट होकर के कभी खत्म नहीं होगा। तो स्टार्ट कितना से होता है? जीरो से। तो जीरो ही सबसे छोटा संख्या होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरा जीरो। चलिए, इसके बाद आप सभी लोग अगला प्रश्न यहाँ पे, इस पे ध्यान दीजिए, इसको करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये प्रश्न होता है या नहीं होता है। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे सामने, रूट दो का परमेकरण गुणांक क्या होगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, जब भी किसी संख्या का परमेकरण गुणांक पूछता है, तो इसका मतलब जो मेरे पास संख्या दिया हुआ है उस संख्या को परिमेय बनाना। ये मेरे पास √2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? √2। इसको क्या बनाना है? परिमेय बनाना। तो √2 को परिमेय बनाने के लिए हम क्या करेंगे? √2 तो मेरा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको तो हम हल नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या चीज गुना कर दें, क्या चीज गुना कर दे इसमें से कि ये मेरा जो है परिमेय संख्या बन जाए। अगर √2 में हम 6 को गुना करते तो ये 6√2 बन जाएगा, जो कि मेरा अपरिमेय है, ये तो सही नहीं होगा। अगर √2 में हम अगर 3 को गुना करते हैं, ठीक है, √2 गुना ये √3, ठीक है, ये भी मेरा नहीं बनता है। ठीक है, देखिए मेरा बात को समझिए, √2 है, इसको परिमेय बनाना है, तो अगर हम इसमें √2 से ही गुना कर देते तो ये मेरा √4 नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ठीक है, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, और √4 का सिंपल रूप कितना होता है? 2। अब इसके ऊपर √, नहीं लगा हुआ है, मतलब ये मेरा परिमेय संख्या है। मतलब ये मेरा कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √2 का परमेकरण गुणांक, मतलब √2 में क्या गुना करने पर ये परिमेय संख्या होगा? √2। अगला, 36 और 54 का HCF क्या होगा? तो आप सभी लोग 10th में पढ़े होंगे कि HCF जो हम निकालते हैं वो दो तरीका से निकालते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, दूसरा निकालते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, तो पहला हम बता देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। 36 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? 36 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है,
36 का ऐसे करके आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और 54 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। चलिए, और 54 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 27 से, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से, इतना ही रखते हैं, फिर 3 से 1 लगा दीजिए, फिर 3 से 1 लगा दीजिए। मतलब क्या आएगा, ठीक है, 36 का मेरा गुणनखंड आएगा, अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और 54 का मेरा अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, HCF हम लोग उसको कहते हैं जो दोनों में मैच करे, जो कि दोनों में मैच करे, ठीक है। तो आप सभी को HCF निकालने के लिए दोनों में देखिए क्या क्या मैच कर रहा है। इसमें जो है देखिए मेरा 2 मैच कर रहा है ना, इसमें मेरा 2 मैच कर रहा है ना, इसमें भी 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है दोनों में, फिर 3 और फिर 3। मतलब क्या क्या मैच कर रहा है, मैच मेरा क्या क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, फिर 3 कर रहा है, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। तो इसका HCF क्या आ जाएगा मेरा, 18। अगर आपको यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है तो यूक्लिड विभाजन विधि में हम क्या करते हैं, छोटे संख्या को पहले लिखते हैं। छोटी संख्या मेरा कौन सा है, 36, और बड़ी संख्या को बीच में लिखते हैं 54। 36 से 54 एक बार में लग जाएगा 36, एक बार में कितना लग जाएगा, 36, एक बार में लगा दिए 36, इसमें से ये जाएगा तो 18 बचेगा, कितना बचेगा, 18। अब ये जो लास्ट में जो हमारा शेषफल बन यहाँ पे बचता है वो हमारा भाजक बन जाता है। शेषफल क्या बन जाता है, भाजक, और पहले से जो भाजक रहता है वो मेरा भाज्य बन जाता है, ठीक है। ये चीज आप सभी लोग पढ़े हो, ठीक है। तो 18 का पहाड़ा में 36 कितना बार में, 2 बार में 36। और जब यहाँ पे पूरा कट जाए यानी कि यहाँ पे शून्य चल आए, जब यहाँ पे शून्य चल आए तो जो मेरे पास भाजक रहता है, क्या रहता है, जो मेरे पास भाजक रहता है वो मेरा ये इसका जो है HCF कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है, HCF भाजक कहलाता है। चलिए पहला क्वेश्चन में इतना टाइम ले रहे हैं, फिर ज्यादा। अब देखिए हमेशा एक चीज जो ध्यान में रखिएगा, जब भी परिमेय संख्या को परिमेय से गुना करेंगे, क्या करेंगे, परिमेय संख्या को परिमेय से गुना करेंगे तो निश्चित नहीं है, देखिए अपरिमेय संख्या तो मेरा कभी नहीं आएगा। परिमेय संख्या को परिमेय से गुना करने पर मेरा अपरिमेय नहीं, ठीक है। प्रकृति आ सकता है, पूर्णांक आ सकता है। पूर्णांक का मतलब मान लीजिए 2/7, ये तो पूरा पूर्णांक नहीं है लेकिन परिमेय है, ठीक है। अगर इसको हम कर देंगे, ठीक है, ये 2/7 से गुना तो ये 4/14 आया ना, ठीक है। इसको फिर काटेंगे तो ये 2/7 आएगा ना, नहीं 4/49 कितना आएगा, 4/49 आया ना, 4/49 आया। तो ये क्या 4/49 मेरा प्रकृति संख्या, ये क्या गिनती में आता है, नहीं ना आता है। ये क्या मेरा मतलब पूर्णांक है, मतलब ये है जब हम परिमेय संख्या को, जब हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करते हैं तब मेरा पूर्णांक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, प्रकृति आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमेशा मेरा परिमेय संख्या ही आता है। लेकिन परिमेय संख्या हमेशा, ये मेरा एक परिमेय संख्या है, ये मेरा कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। इसीलिए छठा, ये 5वां नंबर प्रश्न, ठीक है। यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम क्या चीज निकालते हैं, अभी आप सभी को हम यहाँ पे बताए थे, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन से बताए थे, तो यूक्लिड विभाजन के जरिए हम क्या चीज पता कर पाते हैं, HCF, क्या पता कर पाते हैं, HCF। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे सामने। अगला प्रश्न क्या है, सम संख्या का सामान्य रूप क्या है। सम संख्या का सामान्य रूप का मतलब आप लोग समझिए, इसमें से ये मान लीजिए n, यहाँ पे हमें एक चीज, n मेरा कोई भी प्राकृतिक संख्या है, n मेरा क्या है, n मेरा कोई भी प्राकृतिक संख्या है, मतलब n मेरा कोई भी गिनती का संख्या है, इतना चाहिए आपको दे। तो देखिए हमेशा अगर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, किसी भी संख्या को अगर आप 2 से गुना करते, किसी भी संख्या को अगर आप 2 से गुना करते तो हमेशा वो मेरा सम संख्या है, हमेशा वो मेरा सम संख्या आएगा। मान लीजिए ये है मेरा, ठीक है, n मेरा कोई संख्या 7 ले लेते हैं, n हम कोई संख्या 7 ले लेते हैं या तो फिर 8 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं 14, ठीक है। इसको भी 2 से गुना करते हैं 16, मतलब किसी भी संख्या को 2 से गुना करने पर वो हमेशा मेरा सम संख्या ही बनता है।
ठीक है। अगर हमसे विषम संख्या का रूप पूछता तो हमको तो एक चीज पता है, किसी भी संख्या को 2 से गुना करने पर वो सम संख्या होता है। अगर हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो मेरा विषम संख्या, ठीक है। अगर विषम का रूप पूछता तो हम ये बताते, विषम का रूप हम ये बताते, ठीक है। विषम का रूप मेरा ये होता है और सम का रूप मेरा ये होता है, ठीक है, समझ में। चल अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि HCF 6 है और LCM 180 है, यदि HCF 6 है, LCM 180 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? मतलब देखिए क्वेश्चन समझिए, मेरे पास दो संख्या दिया हुआ है ए और बी। क्या दिया हुआ है? ए और बी। मेरे को ये नहीं पता है कि ए और बी कितना है, मेरे को ये नहीं पता है कि मेरे पास ए कितना है या तो बी कितना है, लेकिन ये दोनों का मेरे पास HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, LCM दिया। तो आप सभी लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है, कि जिन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या ये HCF LCM निकालते हैं, जिन दोनों संख्याओं को, तो यहाँ पे क्या हम ए और बी का निकाल रहे हैं, यही मान ली कि ए और बी का हम HCF निकाल लिए, ठीक है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल मेरा HCF और LCM का गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यहाँ क्या है, ये 6 और 180 को गुना करने पर जितना आएगा उतने ही मेरा ये दोनों संख्या को गुना करने पर आएगा। तो 180 गुना 6 कितना होगा? 1080। 1080 मतलब ए गुना बी मेरा कितना हो जाएगा? ए गुना बी मेरा हो जाएगा 1080। चलिए यहां तक अगर आप सभी का सही हुआ तो वीडियो को लाइक कर दे, और जो भी आपका दोस्त अभी जो है बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहा है मैट्रिक के लिए, उसके पास आप सभी लोग शेयर कर दें। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 8वां नंबर प्रश्न। अब थोड़ा फास्ट खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए 100 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 100 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 100 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2, 50, 25, 5, 5 इतना ही आएगा। कितना आएगा? इतना। जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इतना आएगा। मतलब क्या है, ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। अगला प्रश्न है विषम संख्या का रूप। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, विषम संख्या का रूप क्या होता है? 2 गुना किसी भी संख्या, 2 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे सम, और अगर उसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो वो मेरा विषम, यानी 2n + 1, जहां n मेरा क्या है? कोई भी प्राकृतिक संख्या। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे सामने, पाई कैसा संख्या है? आप सभी लोग को ध्यान में देना है। पाई जो मेरा संख्या होता है, पाई मेरा अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। लेकिन पाई का मान हम लोग कितना मानते हैं? 22/7। पाई का मान कितना मानते हैं? 22/7। ये 22/7 मेरा परिमेय होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। ये तो हम अपने मैथ वगैरह को आसान बनाने के लिए 22/7 मान लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 के करीब होता है, एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, क्योंकि पाई मेरा अपरिमेय संख्या है, इसका कोई बटे के रूप में आंसर आएगा ही नहीं। हम अपना मैथ को आसान बनाने के लिए इसको 22/7 मान लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे सामने, 81 का अभाज्य गुणनखंड में 3 कितना बार आएगा? मतलब 3 का घातांक क्या होगा? 81 का गुणनखंड कितना होगा? 81 का गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 81 का अभाज्य गुणनखंड, तो 9 को 9 से गुना करेंगे 81, और 9 मेरा कैसे आता है? 3 गुना 3 से, और 3 गुना 3 से, यही होगा ना। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, 27 3 81, यही आएगा। आप सभी लोग करके देख लीजिएगा, आप सभी लोग ऐसे करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें 3 कितना बार आया? 3 4 बार आए, तो 3 का घात कितना आया है? 4 आया है। चलिए दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? आप सभी को याद रखना है, अगर हम कोई अभाज्य संख्या ले लेते हैं, दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, या तो फिर सह अभाज्य ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं? सह अभाज्य। ये सह अभाज्य क्या होता है ये आपको समझना है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है, इससे पहले भी हम एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें कि हम वास्तविक संख्या को पूरा समझाएं, वहां से जाके आप सभी लोग देख सकते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ दो जो है मतलब उसको काटने वाला, एक हो जाएगा और एक स्वयं हो जाएगा। जैसे 7 में किससे भाग लगेगा? 1 और 7 से, ये अभाज्य संख्या। इसी तरह 11। और सह अभाज्य वो होता है, जैसे मान लीजिए हमें 4 ले लिया और 7 ले लिया, छोड़िए 7 छोड़िए, 4 और 9 ले लिए, ये सह अभाज्य है। कैसे सर? ये 4 और 9 इसलिए सह अभाज्य है
क्योंकि 4 का कोई भी गुणनखंड 9 को नहीं काट रहा है और 9 का कोई भी गुणनखंड 4 को नहीं काट रहा है, मतलब ये दोनों आपस में नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सह अभाज्य। जब इसका हम HCF निकालेंगे, इसका हम HCF निकालेंगे, इसका हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और जब इसका भी हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका भी HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 1। लेकिन हमसे HCF नहीं पूछा है। अगर आपसे पूछता है कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है, तब हम आंसर देते 1। दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है 1। लेकिन हमसे क्या पूछा है LCM, तो LCM क्या होता है, इसका LCM होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। और सेम वही होता है इसका भी, क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। आगे समझ में? तो क्या है कि अभाज्य संख्या या तो सह अभाज्य संख्या का हमको एलसीएम निकालना है तो दोनों संख्या को गुना। जैसे 7 और 11 का एलसीएम क्या होगा, हम पहले ही देख रहे हैं कि सर ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, दोनों को गुना कर 11 गुना 7 77, 4 गुना 9 36, ये इसका हो जाएगा एलसीएम। आगे समझ में? अगला, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा। जब भी आपसे पूछे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा, या तो फिर दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय कितनी अपरिमेय होगा, तो वैसा कंडीशन में हमको अनंत लगाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा संख्या को बना सकते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। यहाँ पे 4 गो प्रश्न दिया हुआ है, 4 में ये 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा मेरा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं सर, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। तो इसमें देखिए 3 से भाग लग जाएगा, ये तो नहीं होगा। इसमें भी 9 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग नहीं होगा। 35 में 5 से भाग लग जाएगा, नहीं। लेकिन इसमें देखिए 1 से भाग लगेगा और स्वयं से, स्वयं का मतलब 31 से भाग लगेगा, बाकी बात और किसी से भाग नहीं लगेगा, मतलब ये मेरा अभाज्य संख्या। अगला प्रश्न, 2 और 4 का HCF क्या होगा। 2 और 4 का HCF क्या होगा। ठीक है, 2 और 4 का HCF क्या होगा। 2 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 आएगा, और 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस तरह। दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2 कर रहा है, तो HCF क्या होगा, HCF मेरा होगा 2, 2 मैच कर रहा है, HCF 2। ठीक है, 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, चलिए 72 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 गुना 36, 2 गुना 36, 2 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 3, यही होगा। आप से लोग करके देख लीजिएगा। तो मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। इतना फास्ट फास्ट आपको करना है, तब आपके लिए समय बचेगा। 4 और 5 का HCF क्या होगा, इजी प्रश्न है। देखिए 4 और 5 क्या है, 4 और 5 ये दोनों सह अभाज्य है ना, आपस में ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, या तो फिर ये दोनों का कोई भी गुणनखंड एक दूसरे को काट रहा है, नहीं ना काट रहा है। ठीक है, जब नहीं काट रहा है तो सह अभाज्य का, आप सभी को बताए थे ना कि सह अभाज्य का, देखिए यहाँ बताए कि सह अभाज्य का HCF मेरा क्या होता है। सह अभाज्य का HCF, जब दो संख्या मेरा सह अभाज्य रहे तो उसका HCF क्या होता है 1। अगर हमसे इसका LCM पूछता तो ये दोनों को गुना कर देते, ठीक है, तो मेरा LCM पता चल जाता है। गुना करने के बाद कितना आता है 20, और HCF कितना आया मेरा 1। दो क्रमागत संख्याओं का HCF, देखिए दो क्रमागत संख्या हमेशा मेरा सह अभाज्य रहता है। जैसे 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, 10 और 11, ये देखिए कभी भी ये मेरा एक दूसरे को नहीं काटेगा, ना ही ये दोनों का कोई गुणनखंड एक दूसरे को काटेगा। ठीक है, मतलब दो क्रमागत संख्या क्या रहता है, सह अभाज्य रहता है। क्या रहता है, सह अभाज्य रहता है, इसीलिए इसका HCF क्या निकलेगा मेरा 1। अगला प्रश्न, 77 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। 77 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। अच्छा नहीं, ये पूछ रहा है कि कितना 77 का अभाज्य गुणनखंड निकला है, मतलब 77 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका कितना अभाज्य संख्या आएगा। तो 77 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 गुना 11 होगा। तो क्या को निकल रहा है, 1 गो 2 गो, तो इसका 2 गो गुणनखंड है। कितना है अभाज्य गुणनखंड, 2 गो है। अगला हमसे बोल रहा है कि यदि P मेरा कोई अभाज्य संख्या है,
ठीक है, यदि p मेरा कोई अभाज्य संख्या है तो उसका HCF स्वयं के साथ, उसका HCF स्वयं के साथ क्या होगा, उसका HCF स्वयं के साथ क्या होगा, मतलब p का, मान लीजिए मेरा कोई संख्या 7 है, ये भी 7 है, ठीक है, ये भी 7 है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है ना, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो दोनों का HCF क्या निकलेगा, वही बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम कोई संख्या p है जो कि अभाज्य है, अगर ये p अभाज्य संख्या का हम HCF निकालेंगे इसी के साथ, p के साथ ही, स्वयं के साथ, तब इसका आंसर क्या है, ठीक है, 7 और 7 का जो है मतलब क्या हो, ठीक है, तो 7 और 7 का जब कोई एक जैसा संख्या आ जाए और अभाज्य रहे, ठीक है, तो उसका HCF 7 ही होता है, क्या रहे, 7 ही होता है, तो p और p का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ये HCF निकालना है, तो वो p ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला a और 12 का, मेरे पास कोई संख्या a है और एक संख्या 12 है, ठीक है, जब ये दोनों का हम HCF निकाले a और 12 का, देखो इसके जगह पे कोई संख्या है लेकिन हमको पता नहीं है, ठीक है, जब a और 12 का हम LCM निकाले तब कितना आया, 36 आया, कितना आया, 36 आया, और जब LCM निकाले तो LCM मेरा कितना आया, 3 आया, LCM कितना आया, 3 आया, तो a मेरा क्या होगा, a मेरा क्या होगा, आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब a गुना 12, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 12 है, ये दोनों को गुना करना है, LCM और HCF का गुना बराबर आना चाहिए, पहले भी बताए थे, मतलब 36 और 3 का बराबर आना चाहिए, इधर ये 12 गुना में है, उस पार जाके भागा हो जाएगा, उस पार जाके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है, a बराबर 3 गुना 3 9, a का वैल्यू कितना आया मेरे पास, 9। अगला प्रश्न, 6 9 12 का LCM क्या होगा, 6 9 12 का LCM क्या होगा, चलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 गुना 3, 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 3 गुना 3, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 3, यही आएगा ना, आप सब लोग निकाल के देख लीजिए, इतना आएगा। देखिए एलसीएम जब हम निकालते हैं ना, एलसीएम निकालने में आपको एक चीज का ध्यान, इसमें कितना तरह का संख्या है, एक 2 है और एक 3 है, ये 2 प्रकार का संख्या है ना मेरा, ठीक है, अब देखिए 2 मेरा सबसे ज्यादा किसमें है, 2 मेरा इसमें है ना, के गो है, 2 गो है, तो 2 गो 2 लिख लीजिए, 3 मेरा देखिए सबसे ज्यादा किसमें, इसमें है, 9 वाला में है ना, के गो है, 3 2 गो है, तो 2 गो लिख लीजिए, बस यही इसका एलसीएम, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 नमा 36, कितना हो जाएगा, 36, इसका एलसीएम कितना होगा, 36, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे सामने, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा 2 होता है, अगर एक के बारे में कोई बता रहा है तो आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि एक मेरा ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, भाज्य का मतलब यौगिक, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और ना ही अभाज्य है, अभाज्य, ठीक है, और 2 मेरा एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम भी है, जो क्या है, सम भी है, धरती पर मात्र एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ सम भी है, वह मेरा संख्या कौन सा है, 2। आगे समझ में, चलिए अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न, 37 किस प्रकार की संख्या है, देखिए 37 तो एक मेरा सम नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, 37 मेरा विषम है, हाँ सर विषम तो है सर, 37 मेरा अभाज्य है, 37 हाँ सर अभाज्य भी है, ठीक है, तो ये विषम और अभाज्य दोनों, मतलब बी और सी दोनों है। अगला प्रश्न, सम संख्या का उदाहरण है, सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से कट जाए, 15 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 21 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 25 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 18 2 से कट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 8 12 16 से विभाजित सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, देखिए जो 8 से कट जाए, 12 से कट जाए और 16 से कट जाए, वो ऐसा सबसे छोटा संख्या बताना है जो तीनों से कट जाए, ठीक है, मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो 8 12 16 का एलसीएम, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना, हाँ 2 गुना 3 नहीं, 2 गुना 2 गुना 4, क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, आ गया 12,
उसके बाद 16, 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये होगा ना। हमसे एलसीएम पूछा है ना। चलिए एलसीएम अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि इसमें कितना प्रकार का संख्या है, 2 है 3 है, ठीक है। तो 2 देखिए सबसे ज्यादा किसमें, 16 वाला में है ना, के गो है, 4 गो है, तो चारों लिख लेना। 3 मेरा सबसे ज्यादा किसमें, सर एक गो है इसी में, तो एक गो लिख लेना। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48, कितना आएगा 48, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, एचसीएफ और एलसीएम किसके बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम मेरा होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बारे में। आप सभी को बताया ही थे थोड़ा देर पहले, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल का बराबर होता है मेरा एचसीएफ और एलसीएम। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 9x और 18x का एचसीएफ क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन को आप सभी लोग करके बताइए तब मानेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप सभी लोग करके बताइए तब जानेंगे कि नहीं आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग जो है क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए क्या है, 9x है ना, 9x का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। पहले हम 9 का निकाल लेते, किसका का निकाल लेते, 9 का। चलिए 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 3 गुना 3 और गुना x होगा ना, 3 गुना 3 9 गुना x 9x हो गया। चलिए 18x का, 18x का मेरा क्या होगा, 18 का पहले निकालते हैं, 2 गुना कितना होगा, 2 गुना 3 x, यही होगा ना। देखिए होता है ना, चलिए होता है ना। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोलते हैं कि ये दोनों में कॉमन क्या है, मतलब दोनों में क्या मिल रहा है, ठीक है। ये मिल रहा है ना दोनों में, ये भी मिल रहा है ना, मतलब 3 मिला है, 3 मिला है, और देखिए एक्स भी मिल रहा है ना। चलिए एक्स को लिखिए, 3 गुना 3 9 और एक्स 9x, कितना होगा इसका एचसीएफ 9x। अगला प्रश्न क्या है, √6 गुना √15। जब दो संख्या मेरा रूट अंडर के अंदर रहता है, क्या बोल रहा है, जब दो संख्या मेरा रूट अंडर के अंदर में है तो हम एक रूट अंडर के अंदर दोनों को लिख सकते हैं, एक रूट अंडर के अंदर हम दोनों को लिख सकते हैं। चलिए 15 गुना 6 करेंगे तो 90 होगा, कितना होगा 90 होगा। अब मेरा बात को ध्यान से समझिएगा, आंसर में तो 90 नहीं है, ठीक है। तो 90 का सबसे पहले आप गुणनखंड कर लीजिए, 90 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यही ना आएगा 15 3 45, ये आएगा ना। अब देखिए रूट अंडर से बाहर वही संख्या निकलता है ना जो डबल हो। ये देखिए रूट अंडर के अंदर में ये 2 गो 3 है, तो बाहर आकर के 1 गो 3 हो जाएगा, बाकी बा कोई डबल है नहीं है तो उसको बाहर नहीं कर पाएंगे। अंदर में क्या हो जाएगा 2 गुना 5, चलिए कितना होगा 3 रूट, यहाँ पे लिख देते हैं 3 तो बाहर में रहेगा ही मेरा, रूट अंडर 2 गुना 5 कितना होगा 3 रूट अंडर 10। जिसको समझ में नहीं आया फिर से एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे सामने, रूट अंडर, ये प्रश्न इस तरह है, रूट अंडर 64 बटा रूट अंडर 4, ये प्रश्न है, ठीक है। देखिए जब संख्या इस प्रकार का रहे, जब दोनों पे रूट अंडर रहे और भागा रहे तो हम एक रूट अंडर के अंदर दोनों को लिख सकते हैं। भागा दीजिए कितना बार में लगेगा, 16 बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा 16 बार में, 16 आ गया। चलिए 16 का सिंपल रूट कितना होता है, मतलब 64, ये 16 को जब हम 16 का रूट अंडर तोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपसे लोग समझिए, क्या बोल रहा है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एक जो है मान लीजिए मेरे पास वृत्त जैसा, ये ठीक है, एक जो है समझ लीजिए कि मेरे पास मान लीजिए ऐसा है, थोड़ा सा एक रुक जाइएगा, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, इसको हमको फोन को थोड़ा साइलेंट करने दीजिए।
बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। चलिए हो गया। अब समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार रास्ता है, कोई क्या है, एक वृत्ताकार रास्ता है। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से 3 आदमी दौड़ना प्रारंभ करता है। यहां से क्या करेगा, यहां से 3 आदमी दौड़ने के लिए प्रारंभ करेगा, ये 3 आदमी, ठीक है। अब आप ही लोग समझिए कि दौड़ने में जो है मतलब बहुत सारा आदमी तेज रहता है, बहुत सारा आदमी कमजोर रहता है, ठीक है। तो एक एक मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो 1 घंटा में चक्कर को पूरा कर लेगा, ठीक है। दूसरा आदमी उसी चक्कर को 3 घंटा में पूरा कर लेगा, ठीक है। तीसरा आदमी उसी चक्कर को 5 घंटा में पूरा करेगा, ठीक है। कितने घंटा में, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। तो सब आगे पीछे हो जाएंगे ना। जो 1 घंटा में पूरा करेंगे वो थोड़ा आगे निकल जाएंगे, जो 3 घंटा में पूरा करेंगे वो थोड़ा उससे पीछे रहेगा, और जो 5 घंटा में पूरा करेगा वो सबसे पीछे रहेगा, ठीक है। तो आगे पीछे रहेंगे ना सब। अब ऐसा कौन सा समय आएगा जब तीनों एक पॉइंट पे फिर मिलेगा, कहां पे मिलेगा, एक पॉइंट पे मिलेगा। तो उस चीज को निकालने के लिए हम एलसीएम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। कितना घंटा में ये लोग पहुंचता है, 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा। एलसीएम क्या होगा, तीनों देखिए मेरा सह अभाज्य है, तो इसको जो है क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे तो मेरा आंसर चला है 15 घंटा। 3 पच्चे 15। अगला प्रश्न, 4 6 8 का एलसीएम क्या होगा, 4 6 8 का एलसीएम क्या होगा। चलिए, 4 का गुणनखंड 2 गुना 2, 6 का गुणनखंड 2 गुना 3, 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। चलिए एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 देखिए सबसे ज्यादा किसमें है, नीचे वाला। 3 देखिए सबसे ज्यादा किसमें है, 6 वाला में। चलिए गुना कर दीजिए, 8 3 24, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, 3 5 7 का एलसीएम क्या है, 3 है, 5 है, 7 है। अब आप सभी लोग एक चीज बताइए, ये 3 5 7 मेरा सह अभाज्य है या नहीं है, तीनों है ना। अगर एचसीएफ पूछता तो एक होता, एलसीएम पूछा है तो तीनों को गुना कर दीजिए। 7 पचे 35, 35 तिया 105, 35 तिया 105, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यदि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम तो यह क्या दर्शाता है। तो सबसे पहले तो यह हमारा सूत्र है एचसीएफ एलसीएफ का, ठीक है। तो ये दो संख्याओं के, हाँ ये संबंध भी दर्शाता है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम और दोनों संख्या के बीच में संबंध भी दर्शाता है कि दोनों का गुणनफल दोनों के गुणनफल से बराबर है, ठीक है। और ये संख्या का गुणधर्म पर भी आधारित है, और ये एक गणित का सूत्र भी है। तो ये तीनों है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये गणित का सूत्र। अगला 35 नंबर प्रश्न, 128 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर हम सभी लोग 128 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 2 कितने बार आता है, ठीक है। आप सभी को 128 का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद उसमें बताना है कि इसमें 2 जो है कितने बार आए। चलिए करके देखते हैं, 128 है ना, 128 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2। चलिए आयन कितना बार आया, 2 2 4 2 6 1 7, कितना बार आया है, 2 मेरा आया है 7 बार, 4 8 16 32 64 128, 2 का पावर 7, मतलब 2 कितना बार आया है, 7 बार आया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा। 20 है ना, क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं ना। चलिए 30 का क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5, यही लिखेंगे ना। चलिए एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में कॉमन 2 और 5, ठीक है, यानी 2 गुना 5 कितना होगा, 10, आंसर हो गया 10। अगला प्रश्न, 144 और 12 का एचसीएफ, 144 का गुणनखंड, 144 का जब गुणनखंड करेंगे 2 गुना 12 का कितना होता है मेरे पास, 2 2 3, 2 2 3, तो इसका हो जाएगा 2 2 2 2 3 3, ये हो जाएगा 144 का गुणनखंड। आप सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 144 को अगर आप ऐसे करके तोड़ते हैं ना तो आपका यही आएगा, ठीक है। उसके बाद 12 का मेरा क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3, ये आएगा ना।
HCF निकालना है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है, इसका भी 2 है, 2 है, चलिए 3 है, 3 कर दिए, चरतिया 12, कितना आएगा 12, इसका HCF कितना आएगा 12। अगला प्रश्न, 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, मतलब 200 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, इसमें 2 कितने बार आया होगा, क्या करना है, 2 गुना 100, 2 गुना 50, 2 गुना 25, ठीक है, 2 गुना 25, 5 गुना 5, मतलब कितना आया 5 गुना 5, 25 दूनी 50 दूनी 100, ठीक है, ये आया, ठीक है। तो इसमें 2 आया है 3 बार और 5 आया है 2 बार। तो हमसे क्या पूछा है कि 2 कितने बार आया, 2 3 बार आया, 2 कितने बार आया है 3 बार आया। चलिए अगला प्रश्न, थोड़ा आप जल्दी जल्दी खींचते हैं, ठीक है। क्या है सह अभाज्य युग्म कौन सा है, इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सह अभाज्य है, जो कि एक दूसरे का को नहीं काटता है, जैसे 12 18, इसका 2 देखिए 12 है ना 18 है, ठीक है, अगर इसको 2 से काटेंगे 6 कट जाएगा, इसको भी 2 से काटेंगे 9 कट जाएगा, मतलब 2 से दोनों कट रहा है, ये सह अभाज्य नहीं होगा। चलिए 15 25, देखिए ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 14 15, 14 15, 14 15, देखिए 14 15 आपस में नहीं काटता, लेकिन 9 27 देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी जो है 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला यौगिक संख्या, यौगिक का मतलब होता है भाज्य संख्या, वैसा संख्या जो अभाज्य ना हो, ठीक है, वैसा संख्या जो अभाज्य ना हो जिसको 2 से ज्यादा संख्या काटती हो, ठीक है। तो देखिए ये सब में इसका भी 2 होगा, 1 और 13 से ही भाग लगेगा, इसमें 1 और 17 से ही भाग लगेगा, ठीक है, इसमें देखो 1 और 19 से ही भाग लगेगा, ठीक है। तो ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा है अभाज्य संख्या, ये सब मेरा कौन सा संख्या अभाज्य संख्या, लेकिन ये 21 भाज्य संख्या है, इसमें किससे भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 21 से लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा, इसीलिए ये मेरा कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए आया समझ में, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, रूट अंडर 25 का मान कितना होता है, कौन सा ऐसा संख्या है जिसको उतना ही बार गुना करेंगे 25 चला आएगा, 5 गुना 5 25, रूट अंडर 25 का मान 5। अब एक चीज आप सभी लोग ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी का भी पावर 0 रहे, किसी भी संख्या का पावर 0 रहे, किसी भी संख्या का पावर 0 रहे, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, याद रखना ये चीज आपको याद रखना है, किसी का भी पावर 0 रहे तो उसका आंसर 1 आता है, ना कि 0 आता है, 0 कभी नहीं आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, ये चीज आपको याद रखना है। रूट अंडर 7 मेरा कैसा संख्या है, क्या ये परिमेय है, नहीं सर ये परिमेय नहीं है, क्योंकि ये रूट अंडर में है और इसका हल नहीं होता है। अपरिमेय है, हाँ सर ये अपरिमेय है, क्या ये अपरिमेय है। अगला क्या बोल रहा है, 2 रूट अंडर 5 है बटे रूट अंडर 5, तो रूट अंडर 5 से रूट अंडर 5 कट गया, यहाँ पे क्या बचा मेरा 2, आंसर हो जाएगा 2, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 45 नंबर मेरा, रूट अंडर 144 का मान कितना होता है, 12 गुना 12 144, मतलब रूट अंडर 144 का मान होगा 12। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रूट अंडर n क्या हो सकता है यदि n कोई प्राकृतिक संख्या, देखिए मान लीजिए हम रूट अंडर में कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये 8 ले लेते हैं, ठीक है, तो 8 का रूट अंडर टूटता है, नहीं टूटता है, ठीक है, तो ये अपरिमेय हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई भी संख्या 4 ले लेते हैं, तो 4 का टूटता है, ये जो परिमेय होगी, ठीक है, तो ये अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, ठीक है, कभी परिमेय कभी अपरिमेय हो सकता है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, रूट अंडर 11, देखिए रूट अंडर 11 का मान नहीं निकलता, ये मेरा अपरिमेय होगा, क्या होगा अपरिमेय। रूट अंडर 2 का भी मान नहीं निकलता, ये भी मेरा अपरिमेय, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, चलिए क्या बोल रहा है मेरे पास, रूट अंडर 36 को आप किसमें बदलिए, इसको तोड़ के देखिए ये टूटता है कि नहीं टूटता। तो सबसे पहले इसको, ये जो दशमलव में है ना, इसका दशमलव हटाएंगे, 0.3, यही है ना, अगर इसका दशमलव हटाते हैं तो नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो डाला जाएगा, मतलब ये मेरा कितना आया, रूट अंडर 36 बटे 100। अब आप ही लोग से पूछते हैं रूट अंडर 36 का मान कितना होता है, 6,
ऊपर वाला तो रूट अंडर हट गया। रूट अंडर 100 का मान कितना होता है? 10। चलिए बहुत। अब 6 में अगर 10 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.6। 0.6। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। रूट अंडर 49 का मान क्या होगा? 7। 7 49, 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 49। रूट अंडर 18 किस प्रकार का संख्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसका हल नहीं होता है, इसका मान नहीं निकलता है। आगे समझ में? चल अगला प्रश्न, रूट अंडर 12/3। रूट अंडर 12/√3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना इसको? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। इसको लिख सकते हैं ना रूट अंडर 3। अच्छा आप सभी को एक बात और समझाए थे कि अगर 2 को संख्या रूट अंडर में गुणनखंड में आ जाए, इसमें 2 को आ गया ना, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये रूट अंडर खत्म हो जाएगा। 1 और 2 बाहर निकालनी है, मतलब इसके ऊपर से रूट अंडर। अब यहाँ क्या बचा? गुना रूट अंडर 3 बचा ना, यहाँ पे रूट अंडर 3। ये रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 क्या होगा? खत्म हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा है? सिर्फ 2 बचा है। आंसर मारो 2। आंसर क्या मार लिए? 2। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, 5 प्लस रूट अंडर 25। 5 प्लस रूट अंडर 25। अच्छा रूट अंडर 25 का मान कितना होता है सर? 5 ही तो होता है सर। चलिए 5 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? 10 होगा। 5 और 5 को जोड़ेंगे 10। अगला क्वेश्चन नंबर 54। हर परिमेय संख्या, हर परिमेय संख्या मेरा क्या होता है? पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक मेरा पूरा पूरी रहना चाहिए। 25/7 मेरा परिमेय है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरी संख्या, ये तो बटे में आ गया, ये मेरा पूर्णांक नहीं है। ठीक है। अभाज्य, क्या हर जो है परिमेय संख्या अभाज्य रहता है? नहीं। ये 8 भी तो मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन ये अभाज्य है नहीं है। ठीक है, मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है। और हर परिमेय संख्या क्या मेरा प्रकृति संख्या होता है, गिनती में आता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रहते 49/8। ठीक है, तो 49 मेरा गिनती में आता है, 8 मेरा गिनती में आता है, लेकिन 49/8 गिनती में आता है नहीं आता है सर, इसलिए ये तो नहीं होगा। तो वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मेरा दो संख्या, ये दो चीज से मिलकर बनता है। पहला तो अपरिमेय, पहला तो अपरिमेय, और दूसरा मेरा किससे मिलके बनता है? परिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय मिलके मेरा क्या बनता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या मेरा क्या होता है? वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, परिमेय संख्या मेरा वास्तविक संख्या। 3/5 क्या है? 3/5 रूट अंडर नहीं लगा हुआ है, कोई बात नहीं, बटे में है, परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक तो नहीं होगा, ये मेरा पूरा पूरी संख्या है नहीं है, 3/5 है, ये बटे में है, तो ये मेरा जो है पूर्णांक नहीं होगा, प्रकृति संख्या। 3 मेरा गिनती में आता है, 5 मेरा गिनती में आता है, लेकिन 3/5 गिनती में आता है नहीं आता है, तो पूर्णांक नहीं होगा, परिमेय नहीं, ये पूर्णांक और प्राकृतिक नहीं होगा। और अपरिमेय, अगर इस पे रूट अंडर लगा हुआ रहता तो ये अपरिमेय होता, लेकिन रूट अंडर लगा हुआ नहीं है, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? 0.25, 0.25 को दशमलव के रूप में बदलना। 0.25 को हमको दशमलव के रूप में बदलना। तो आपसे को क्या बताया? बटे में कुछ नहीं है तो एक, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो नीचे में 2 जीरो, क्या आ गया? 25/100। इसको काटेंगे 4 बार में, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे में 4, 1/4। अगला प्रश्न, अशांत दशमलव किसका होता है? चलिए समझिए, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या, कोई संख्या हो p/q, ऊपर में भी कोई संख्या हो, नीचे में भी कोई संख्या हो, ये दोनों को पहले पूरा काट लेंगे तब ये p/q आएगा मेरा। ठीक है, अगर किसी का बटे में, अगर किसी का बटे में 2 और 5 का गुणांक आ जाए, ठीक है, मतलब 2 का पावर कुछ आए और 5 का पावर कुछ आए, ठीक है, कुछ भी आए, nm कुछ भी आ जाए, ठीक है, मतलब 2 का पावर कुछ और 5 का पावर कुछ चला है, ठीक है, तब ये शांत होता है। क्या होता है सर? शांत होता है। ठीक है, अगर p बटे सिर्फ 2 ही चलाए फिर भी ये शांत होगा, कोई बात नहीं। अगर p बटे सिर्फ 5 चलाए तो फिर भी ये मेरा शांत होगा। लेकिन अगर p बटे 2 रहे, 5 रहे और इसके अलावा भी कुछ चलाए, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चलाए तो ये मेरा हो जाएगा अशांत। आगे समझ में? ये मेरा क्या हो जाएगा? अशांत। तो देखिए ऑप्शन हम सबका करके देखते हैं। इसमें क्या है? 1/5, इसका नीचे में 5 आया है ना, मतलब ये होगा शांत। ये क्या होगा मेरा?
शांत, ये मेरा हो जाएगा शांत। इसका नीचे में 4 है ना, 4 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 लिखेंगे ना, तो नीचे में सिर्फ 2 आ रहा है, मतलब ये भी मेरा होगा शांत। इसका नीचे में क्या आ रहा है, बटे 2, 2 है ना, तो ये भी होगा शांत, 2 आ रहा है। लेकिन इसका बटे में देखिए 3, तो ये मेरा क्या होगा, अशांत। क्या होगा ये मेरा, अशांत। ऑप्शन नंबर अशांत। अगला प्रश्न है मेरे सामने, शांत दशमलव कौन सा है, चलिए बताइए। इसमें संख्या दिया हुआ है, इसमें बताना है कि मेरा शांत दशमलव कौन सा है। चलिए, शांत दशमलव के लिए क्या बताए थे, नीचे में 2 और 5 का गुणनखंड रहना चाहिए। अगर 1/6 का गुणनखंड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुना 3, यहाँ पे 3 आ गया, ये हो जाएगा अशांत, ये शांत मेरा नहीं हुआ। चलिए, क्या मेरा 1/8 है, 1/8 का गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, मतलब क्या आएगा, सिर्फ 2 है गुना में, है ना, 2 सिर्फ गुना में, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा शांत। क्या हो जाएगा, शांत। अगला, परिमेय और अपरिमेय, हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन में, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय गुना करने पर हमेशा मेरा, परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो हमेशा मेरा अपरिमेय मिलता है। लेकिन आप सभी को पता है कि 0 मेरा परिमेय संख्या है। 0 मेरा कौन सा संख्या है, परिमेय। लेकिन 0 परिमेय के साथ अगर हम अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे, और आप सबको पता ही है कि 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना करते हैं 0 आता है, और ये 0 मेरा क्या होता है, परिमेय। तो किसी भी संख्या के साथ अपरिमेय में गुना कर देंगे, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय में गुना कर देंगे तो वो मेरा अपरिमेय ही आएगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम 0 के साथ अपरिमेय में गुना करते हैं तब मेरा परिमेय आ जाएगा। ये चीज आप सभी को ध्यान में रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 60, 1/125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा अशांत होगा। तो हम जो भाग दे करके नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए, कितना आएगा, अब 5 2 7 1 8, चलिए 5 से लगेगा, 5 से लगाएं कितना बार में, 25 बार में, फिर 5 से लगाएं 5, यही होगा ना, यही होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 5 आ रहा है, आपको बताए थे ना, नीचे या तो 2 और 5 आ जाए, दोनों आ जाए, या तो सिर्फ 5 आ जाए या तो सिर्फ 2 आए, तो शांत होगा। ये मेरा कौन सा होगा, शांत। अगला प्रश्न, 0.125, 0.125, इसको जो है बटे के रूप में बदलना है। क्या करेंगे, बटे में कुछ नहीं है तो 1 दशमलव हटाएंगे, 3 गो 0, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक, 5 से काटेंगे ये 25 बार में कटेगा, इसको 5 से काटेंगे, ठीक है, इसको 5 से काटेंगे तो ये कितना बार में, डायरेक्ट काट दो, नहीं ये 8 बार में कट जाएगा डायरेक्ट। अगर 125 से 1000 को काटेंगे 8 बार में, मतलब 1/8। अगला प्रश्न 62 नंबर, 1/11 का दशमलव रूप क्या होगा, मतलब 1/11 का दशमलव रूप क्या होगा, शांत होगा अशांत होगा, कैसे बताना है, हमको ज्यादा झंझट नहीं झेलना है। नीचे वाला क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो 11 का अभाज्य गुणनखंड 11 होगा ना, यहाँ 2 या 5 आना चाहिए तब शांत होगा, लेकिन 11 चला है, मतलब ये क्या होगा, अशांत। अगला, 400 मेरा क्या है, नहीं, √400 का सिंपल रूप क्या होगा, ठीक है, तो √400 का सिंपल रूप मेरा 20 होगा, कितना होगा, 20। ये सब चीज ध्यान में रखना, ठीक है। √1600 का 40 होगा, ये सब याद रखना है, ठीक है। 7/16 का दशमलव रूप क्या होगा, 7/16 मेरा शांत होगा अशांत होगा, क्या होगा ये बताना है, ठीक है। 7/16, चलिए 7/16, 16 का दशमलव रूप कितना होगा, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 2 4 और 4, सिर्फ 2 आएगा ना, चलिए, तो सिर्फ 2 आ रहा है, मतलब ये शांत होगा। √81 क्या है, √81 का 9 हो जाएगा, √81 का 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए, 2√3 प्लस 3√3। अब आप सभी से मैं एक चीज, इसको देखिए कैसे जोड़ना है। इसको आप सभी लोग ऐसे मान के चलिएगा कि आपके पास ये √3 आम है, क्या है, ये आम है। मान लीजिए आपके पास 2 आम है और 3 आम है, 2 आम और 3 आम, कितना आम हो जाएगा, 5 आम। इसी तरह इसको जोड़ना है, 2√3 और 2√3 और 3√3, कितना हो जाएगा, 5√3, कितना हो जाएगा, 5√3। अगला, √50 का सरल रूप क्या होगा, ठीक है, तो √50 का हमको सरल रूप निकालना है, तो √50 का अभाज्य गुणनखंड,
2 गुना 25, 5 गुना 5 25। जब 2 को 5 है तो ए को 5 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर में 2, 5 रूट अंडर 2, 5 रूट अंडर 2। चलो 0, अच्छा ये बहुत इजी, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। 0.33333 को हमको बटे के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आप सभी को एक चीज बताए होंगे, 0.3 जो संख्या बार बार रिपीट करता है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो उसके ऊपर हम एक आवर्त लगा देते हैं ना। चलो बहुत अच्छा, लगा देते हैं। अब देखिए मेरा बात को अभी आपसे लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तभी ये जो है बन पाएगा। इसको बटे के रूप में बनाने के लिए एक सिंपल तरीका बताते हैं। सिंपल तरीका क्या है, पहले तो आप टोटल नंबर लिखिए। टोटल नंबर कितना लग रहा है, 0 3 3 लग रहा है ना, 3 घटा किसके ऊपर आवर्त नहीं है, 0 के ऊपर आवर्त नहीं है, 0 घटा दे। अब हमको दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद देखना है, जितना अंक पे आवर्त रहे उतना 9, और जितना अंक पे आवर्त नहीं रहे उतना 0। तो आवर्त तो सिर्फ है ये, दशमलव के बाद एक ही अंक पे आवर्त है, बाकी वह अंक ही नहीं है जिसपे आवर्त नहीं है, ठीक है। तो ये 3 में 0 जाएगा, 3/9, 3/9 काटेंगे तो 1/3। आंसर क्या होगा, 1/3। 98, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा। 98 का सरल रूप क्या होगा, रूट अंडर 98 का सरल रूप क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 गुना हो जाएगा ये मेरा 49, 2 गुना 49 मतलब 7 गुना 7, ठीक है। 7 को बाहर निकालेंगे, अंदर में 2 निकल जाएगा, क्योंकि 2 को है 7 तो 1 को 7 को बाहर निकालेंगे, 7 रूट अंडर 2, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। 70 VVI क्वेश्चन आप सभी के लिए हम करा दिए। अब अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सभी लोग नए जुड़े हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मैं और इसके बाद जो भी चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह लाऊं, वो आप सभी के पास बहुत ही जल्दी पहुंच सके, ठीक है। और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। आशा है कि आप सभी का आगामी परीक्षा में ये बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगी, ठीक है। और आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से मार्क्स उठाइए। धन्यवाद।